हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्टामिन। इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी का ऑटोकॉइड्स। ठीक है, तो ऑटोकॉइड स्टार्ट हुआ था, उसमें बताया था, उसमें से हमने हिस्टामिन स्टार्ट कर दिया था। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन क्या होता है, उसकी स्टोरेज कहाँ होती है, रिलीज कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट आता है तो सब पॉइंट रहता है, वो आता है रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर की अगर हम बात करें तो हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर होते हैं। बेसिकली हिस्टामिन के हमारे 4 रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर रहते हैं वो उसके 3 रहते हैं, H1, H2, H3। मैंने यहाँ पे 3 रिसेप्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें तो H1, H2, H3 की अगर हम बात करें तो H1 रिसेप्टर की हम सबसे पहले बात करें, हमने टेबल बना रखी है। तो टेबल में यहाँ पे देखिए लोकेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें टेबल में इसका रिसेप्टर, उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं H1 रिसेप्टर, और उसका क्या हमारी बॉडी पे उसका क्या इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में हमने इसमें बताया है। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर की हम बात करें तो H1 रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ब्रोंकी, GIT एंड हार्ट। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर इसका इफेक्ट देखें बॉडी के अंदर तो कहाँ कहाँ आता है, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन सबसे पहले इसका जो इफेक्ट रहता है हमारे ब्रोंकी पे रहता है। ब्रोंकी पे क्या करते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंकी का जो साइज होता है वो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, मतलब ब्रोंकी जो है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अस्थमा वगैरह या ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड चीज़ देखिए पेन, ये पेन इंड्यूस कराते हैं। जैसे मैंने बताया कि हिस्टामिन जो है वो क्या करता है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराता है, एलर्जी कॉज कराता है। तो हिस्टामिन एलर्जी कॉज करा रहा तो पेन, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, स्वेलिंग, ये भी इसमें क्या हो जाएगी, अपने आप ही आती है। ठीक है, प्रूराइटिस, प्रूराइटिस क्या होता है, इचिंग। ठीक है, इचिंग ऑन स्किन। वेसोडाइलेशन, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। और इन्फ्लेमेशन, तो जैसे मैंने बताया कि इन्फ्लेमेशन के हमारे 5 साइन होते हैं, रेडनेस, ठीक है, स्वेलिंग, पेन, हीटिंग सेंसेशन वगैरह, ये सारे साइंस होते हैं इसके इन्फ्लेमेशन के। स्वेलिंग वगैरह उस एरिया में अगर इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे पेन होने लगेगा, रेडनेस हो जाएगा, ठीक है, हीटिंग सेंसेशन आएगा। तो ये सारे हमारे इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं। ठीक है, तो H1 रिसेप्टर के, ये हमारा H1 रिसेप्टर है। सेकेंड हमारा ये मेजर रिसेप्टर होता है H1 रिसेप्टर। सेकंड देखें तो H2 रिसेप्टर की बात करें, H2 रिसेप्टर क्या होता है, ये हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है H2 रिसेप्टर। ठीक है, तो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल में प्रेजेंट होता है, CNS पे, हार्ट में एंड स्मूथ मसल्स में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम देखें तो उसके क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। अगर हम देखें तो हमारा जो एसिडिटी होती है स्टमक में वो इसी रिसेप्टर की वजह से होती है, क्योंकि ये रिसेप्टर H2 रिसेप्टर जो है वो हमारे कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टमक की पैराइटल सेल्स में, जहाँ से HCl रिलीज होता है। जब ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ से HCl का रिलीज जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है। तो वही बात बताया यहाँ पे, इंक्रीज द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ा देता है। सेकंड थिंग इज वेसोडाइलेशन, ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है। ठीक है, थर्ड रिसेप्टर की बात करें H3 रिसेप्टर की, तो ये CNS पे प्रेजेंट होता है, बट CNS पे इसका इतना इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है, और जैसे अगर H3 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो ये यहाँ पे अपोजिट इफेक्ट होता है इसका, इनिबिशन ऑफ हिस्टामिन रिलीज। ये करता है हिस्टामिन रिलीज को इनिबिट करता है। बाकी के H1, H2 रिसेप्टर की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे हिस्टामिन रिलीज बढ़ने पर ये सारे एक्शन आ रहे थे, लेकिन जब हमारा H3 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो हिस्टामिन का रिलीज जो होता है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ठीक है, तो ये मेजर रिसेप्टर नहीं है। तो मेजर रिसेप्टर की बात करें तो H1, H2 हमारे जो होते हैं वो मेजर रिसेप्टर्स में आते हैं। हिस्टामिन के रिसेप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, कि एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डिफाइन या एक्सप्लेन द रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन। तो आप इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं और एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। आपका इजी भी रहेगा पॉइंट्स को लर्न करने के लिए। एक तरीके से ये देखा जाए तो ये सारे हमारे क्या है, फिजियोलॉजिकल रोल है किसके, हिस्टामिन के, कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में ये एक्शन करता है। तो एक तरह से ये इसका वर्क है, ये इसका यूज है हिस्टामिन का, कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में ये इफेक्ट शो करता है। क्लियर इतना, तो ये हमारा रिसेप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, जैसा मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया भी था आपको कि आपको हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इन सब के बारे में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो कवर करने हैं। सबसे पहले हमने बताया था डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन बता दिया, देन उसका जो हार्मोन है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, रिलीज हो रहा है, उसके रिसेप्टर क्या है। ठीक है, इतना होने के बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में, कि हमारा हिस्टामिन जो है वो हमारी बॉडी में
किस किस पार्ट पे इफेक्ट करता है, क्या क्या उसका एक्शन होता है। तो आपको डिफरेंट एक्शंस होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। ब्लड वेसल्स में अगर हम देखें तो ब्लड वेसल में क्या करता है, अगर हम स्मॉल ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल कैपिलरीज वगैरह की बात करते हैं, तो यहाँ पे वेसो डायलेशन कर देता है, ठीक है। स्मॉल कैपिलरीज में, स्मॉल ब्लड वेसल्स में ये वेसो डायलेशन करता है, लेकिन लार्ज ब्लड वेसल्स आर्टरीज में, लार्ज वेन्स और आर्टरीज में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इफेक्ट रहता है, डिफरेंट इफेक्ट है कि स्मॉल, यहाँ पे जो मेन एक्टिव होता है H1 रिसेप्टर एक्टिव होता है, H1 रिसेप्टर होता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो स्मॉल आर्टरीज वेन्स में वेसोडाइलेशन करता है, लार्ज में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। अगर हम इसको इंट्राडर्मल इंजेक्शन से देते हैं, ठीक है, अगर हम हिस्टामिन को आईडी दे, स्किन पे इंजेक्शन दे, तो वहाँ पर एक ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है, कुछ 3 रिस्पॉन्स आते हैं, क्या क्या, रेडनेस, व्हील एंड फ्लेयर। रेड स्पॉट मतलब क्या होता है, वहाँ पर कैपिलरीज जो होती हैं वो ज़्यादा डायलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से एकदम से रेडनेस होने लगती है, ठीक है। तो रेड स्पॉट मतलब रेडनेस हो जाती है। व्हील मतलब क्या होता है, एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड, तो अंदर जो टिश्यूज हैं, फ्लूइड है, वहाँ पे से फ्लूइड जो है बाहर आने लगता है, तो उसे बोला गया व्हील। एंड देन फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब होता है रेडनेस इन सराउंडिंग एरिया, यहाँ पे ब्लड वेसल्स के, कैपिलरीज के डायलेट करने की वजह से वहाँ पर क्या होती है, रेडनेस आ जाती है। तो यहाँ पे ट्रिपल रिस्पॉन्स शो होता है अगर हम एकदम से आईडी इंजेक्शन देते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन दे हिस्टामिन का, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट थे इसके, किसके, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ठीक है। सेकंड हम आते हैं हार्ट के पास, ठीक है। अगर हम हार्ट पे बात करें तो हार्ट पे डायरेक्ट इंजेक्शन अगर हम हार्ट में अपनी बॉडी के अंदर दे रहे हैं तो हिस्टामिन का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हिस्टामिन का केवल इफेक्ट आता है आइसोलेटेड हार्ट पर। आइसोलेटेड हार्ट मतलब क्या होता है कि जो भी इन विट्रो या इन विट्रो स्टडीज होती है, ठीक है, मान लीजिए गुनिया पिग का हार्ट हो गया, हम कोई भी हार्ट को आइसोलेट करें, उसकी बॉडी में से हार्ट को निकाल के जब हम हार्ट को हिस्टामिन एडमिनिस्टर करते हैं तब उसका इफेक्ट आता है। मतलब बॉडी के अंदर अगर हम हिस्टामिन को एडमिनिस्टर करें तो हमारे हार्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो इसका एक्शन जो होता है वो आइसोलेटेड हार्ट पे होता है, जो कि ये हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये इफेक्ट जो होता है किसकी वजह से आता है, हमारे H2 रिसेप्टर की वजह से आता है, हार्ट का हमारा H2 रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल की, ठीक है। स्मूथ मसल पे देखें तो स्मूथ मसल्स में, स्मूथ मसल हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में भी होती है, जीआईटी में भी होती है, हमारे ब्रोंकी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन में होती है। तो अगर हम देखें तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, अगर हम देखें ब्रोंकी के ऊपर इसका एक्शन देखें तो ब्रोंकी में क्या करता है, ब्रोंकी कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, उसके साइज को नैरो कर देता है, जिससे हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इट में कॉज द अस्थमा, ठीक है। तो अस्थमा भी क्रॉस कर सकता है क्योंकि यहाँ पर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉपर ब्रीदिंग नहीं हो पाने के कारण यहाँ पे अस्थमा भी हो सकता है। तो हिस्टामिन जो होता है वो क्या करता है, हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, क्लियर है ना। उसके बाद नेक्स्ट 4th पॉइंट पे आते हैं हम ग्लैंड्स पे। इसका एक्शन देखें हम ग्लैंड्स पे, ये ग्लैंडुलर सिक्रीशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, क्योंकि हमने पढ़ा था एसियल सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर ग्लैंड्स के सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर भी इसका एक्शन जो आता है H2 रिसेप्टर की वजह से आता है। स्टमक में जो ग्लैंड्स होती हैं, पैराइटल ग्लैंड्स, ठीक है, जो पैराइटल ग्लैंड्स का वहाँ पे जो सिक्रीशन है वो बढ़ा देता है, मतलब एसिड के सिक्रीशन को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इसलिए हम इसके एंटागोनिस्ट देते हैं। हमें इसका एंटागोनिस्ट क्यों देते हैं, जब हिस्टामिन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है मेरे बॉडी के अंदर, एक लिमिट में रहता है, तो लिमिट में नॉर्मल एलर्जी कर रहा है तो ये ठीक है, लेकिन जब हिस्टामिन का रेट जो है हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो इसलिए हम इसमें एंटागोनिस्ट देते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसमें एंटागोनिस्ट क्या होते हैं। तो इसमें देखें तो ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स में एसिड सिक्रीशन को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट इट इज सीएनएस। सीएनएस का हम बात करें तो सीएनएस पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि हिस्टामिन जो है हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, ठीक है। तो हिस्टामिन हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता है, इसकी वजह से इसका कोई भी सेंट्रल इफेक्ट नहीं आता, क्लियर है ना। इसके बाद लास्ट जो एक्शन रहता है वो रहता है इसका इन्फ्लेमेशन एंड सम एलर्जिक रिएक्शंस, ठीक है। तो ये हिस्टामिन का काम ही है, हिस्टामिन क्या कर रहा है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करा रहा है और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस कराता है। तो ये सारे इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन हैं किसके, हिस्टामिन के, कि हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में उसका क्या क्या एक्शन है। इज क्लियर, इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हिस्टामिन के, वो रहता है पैथोफिजियोलॉजिकल रोल। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, वेरी शॉर्ट में पूछना है या फिर शॉर्ट में पूछना है कि पैथोफिजियोलॉजिकल रोल क्या है हिस्टामिन का, ठीक है। तो हम देखें तो पैथोफिजियोलॉजिकल रोल का मतलब क्या होता है कि हिस्टामिन का क्या रोल है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन क्या रोल प्ले कर रहा है, हमारी बॉडी में हिस्टामिन का क्या यूज़ है, क्यों ज़रूरी है हिस्टामिन हमारी
हिस्टामिन की अगर हम बात करें, जैसे मैंने अभी तक बताया कि हिस्टामिन हमारी बॉडी में, हमने यहाँ पे एक्शन में भी पढ़ा कि हिस्टामिन का क्या एक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वही उसका रोल है, ठीक है। यहाँ पर उसके इफेक्ट्स भी पढ़े तो वही उसका रोल है। तो यहाँ पर ये कंसाइज फॉर्म में लिखा गया है कि इसका क्या रोल है। तो फर्स्ट सेकंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है, ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करता है, हमारा इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, मतलब एसिड सिक्रीशन को ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सेकंड देखें तो एलर्जिक फिनोमेना, मैंने स्टार्टिंग से बताया कि हिस्टामिन जो होता है वो एलर्जी इंड्यूस कराता है मेरी बॉडी में। क्यों कराता है? क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन करता है, इसकी वजह से हिस्टामिन जो है वो रिलीज होते हैं और वो एलर्जी इंड्यूस कराते हैं। देन उसके बाद वो एज अ लोकल हार्मोन की तरह वर्क करता है, ठीक है। थर्ड देखें एज अ ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर मतलब क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। जब हमारी दो न्यूरॉन्स जो है आपस में कम्युनिकेट करती है तो कम्युनिकेशन जो होता है वो इन ट्रांसमीटर्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो एज अ ट्रांसमीटर की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट आता है इन्फ्लामेशन, ठीक है, इन्फ्लामेशन तो इंड्यूस कराएगा ही, एलर्जी इंड्यूस कराता है तो इन्फ्लामेशन भी इंड्यूस कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर, टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर कैसे कराता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, हिस्टामिन में रीजनरेशन की पावर रहती है। हिस्टामिन को एक पर्टिकुलर रीजन पे जब ये रिलीज होता है तो वहाँ पे एलर्जी इंड्यूस हो रही है, देन उसे अपने आप को क्या करता है, हील भी करता है, ठीक है। तो वहाँ पर वो टिश्यूज़ को, नए टिश्यूज़ को ग्रोथ भी कराता है, ठीक है, उसे रिपेयर भी करता है। तो उसमें ये प्रॉपर्टी भी रहती है कि वो नए टिश्यूज़ को ग्रोथ करवाए, उनका रिपेयरिंग करवाए, तो ये प्रॉपर्टी हिस्टामिन में रहती है। क्योंकि लोकल हार्मोन में मैंने बताया कि ये इंड्यूस भी कराता है और उसको अपने आप हील भी करता है, क्योंकि तभी मैंने बोला जाता है सेल्फ हीलिंग सबस्टेंसेस, ठीक है। तो ये इसके फार्माकोलॉजिकल रोल्स हैं कि हिस्टामिन का क्या यूजेस है, क्या रोल है। लास्ट हम बात करते हैं हिस्टामिन एनालॉग। हिस्टामिन एनालॉग क्या होते हैं, जो ड्रग्स हिस्टामिन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सिंथेटिकली हम देते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्पल यहाँ पर बीटा हिस्टीन जो है वो हिस्टामिन का एनालॉग होता है, ठीक है, मतलब एज अ हिस्टामिन की तरह ये बिल्कुल रोल प्ले करता है। तो बेसिकली ये रहता है H1 सिलेक्टिव हिस्टामिन एनालॉग, बेसिकली जो है H1 रिसेप्टर का वर्क करता है, इसलिए बोला गया H1 सिलेक्टिव हिस्टामिन एनालॉग, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया हिस्टामिन, ठीक है। लास्ट वीडियो लेक्चर का पार्ट 1 था, उसमें हमने सिक्रीशन एंड रिलीज वगैरह के बारे में स्टडी किया था। देन उसके बाद पार्ट 2 में हमने स्टडी किया रिसेप्टर, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, पैथोफिजियोलॉजिकल रोल एंड हिस्टामिन एनालॉग। इज इट क्लियर? तो आपका ये हिस्टामिन क्लियर हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे एंटी हिस्टामिन्स, ठीक है। कि हिस्टामिन को जब हमारी बॉडी में हिस्टामिन का लेवल बढ़ जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम उसमें एंटागोनिस्ट देते हैं, तो हिस्टामिन एंटागोनिस्ट हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड नोट्स के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।